हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोकुल कोचिंग सेंटर। आज हम लोग स्टेट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। साइंस के क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के विषय में असत्य कथन। ठीक है, तो इनमें इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है उसको देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है, पादप हार्मोन्स पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। सही है ये, ठीक है, ये तो सही है, असत्य नहीं है। पादप हार्मोन्स के 5 वर्ग होते हैं, ये भी सही है। ऑक्सिन हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करने में सहायक है, ये भी सही है। और वृद्धि हार्मोन वृद्धि पादपों में वृद्धि, ऑप्शन डी है, इंसुलिन पादपों में वृद्धि कारक हार्मोन है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, असत्य है। ठीक है, बाकी तीन जो ऑप्शन है वो सही है, लेकिन ये लास्ट वाला इंसुलिन पादपों में वृद्धि कारक होता है, ये असत्य है। पादप हार्मोन्स कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों में वृद्धि, प्रजनन व उपचाय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। पहला है ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन के प्रयोग से टमाटर, नींबू, संतरा, केला आदि के बीज रहित फलों का उत्पादन करने में किया जाता है। इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है जिसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, इंसुलिन क्या है हमारा, जंतु हार्मोन है। बाकी सब हम लोग के कौन से हैं, ये पादप हार्मोन है। ठीक है, 5 पादप हार्मोन है और ये इंसुलिन जो है वो जंतु हार्मोन है। तो 5 पादप हार्मोन कौन कौन से, ऑक्सिन है, एथिलीन है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और जिब्रेलिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी सफ़ेद मूली, ऑप्शन सी सनई एंड ऑप्शन डी है रतन जोन। ठीक है, रतन जोन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया था, तो इसका ऑप्शन डी होगा, रतन जोत। ठीक है, तो बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोफा या रतन जोत नामक पौधे का प्रयोग किया जाता है। कौन से पौधे का, जेट्रोफा जेट्रोफा या रतन जोत नामक पौधे का प्रयोग किया जाता है। यह एक आवृतबीजी पौधा है, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जिसके बीज में बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसके बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। इस बायोडीजल का प्रयोग डीजल के पारंपरिक विकल्प के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो बायोडीजल के लिए कौन सी वनस्पति, रतनजोत। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 216, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 207 एंड ऑप्शन डी है 306। तो इसका ऑप्शन हमारा बी होगा, 206। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के कितनी हड्डी होती है, 206 होती है, जबकि बच्चों में 210 होती है, लेकिन एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अस्थियां कठोर, ठीक है, अस्थियां कैसी होती है, अस्थियां ठोस, कठोर एवं शक्तिशाली संयोजी ऊतक की होती हैं, जिसका निर्माण तंतुओं एवं मैट्रिक्स से होता है। ये वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां पाई जाती, जबकि शैशव काल में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, शैशव काल में यानी बचपन में बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी में कितनी हड्डियां होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है। पहला ऑप्शन है स्टेफीज या फीमर अल्ना व रेडियस अल्ना। ठीक है, ऑप्शन सी है मेरुरज्जु व स्टेपीज और ऑप्शन डी है मेरुरज्जु व स्टेपीज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्टेपीज व फीमर, सबसे छोटी स्टेपीसीज जो कि कान में पाई जाती है और फीमर जो कि पैरों में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्थि स्टेपीज है जो कानों में पाई जाती है, तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर जो जांघों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन है। इस यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई एक कथन असत्य है, तो उसको देखना है। तो ऑप्शन ए है, यह बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल में विभाजित होता है। अंतः कंकाल अक्षीय कंकाल एवं उपांगी कंकाल में विभाजित होता है। अक्षीय कंकाल को खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों तथा उपरोस्थि में विभाजित किया जाता है। उपांगी कंकाल में नाखून, बाल तथा रोम शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा डी,
डी हमारा क्या है, असत्य कथन है। उपांगिक कंकाल में नाखून, बाल, रोम आदि पाए जाते हैं, तो ये असत्य कथन है। ठीक है, तो सत्य कौन कौन से हैं? बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल में विभाजित होता है। मानव कंकाल बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल में विभाजित होता है। अंतः कंकाल अच्छी कंकाल और उपांगिक कंकाल में विभाजित होता है। ठीक है, अंतः कंकाल अच्छी कंकाल और उपांगिक कंकाल में विभाजित होता है। उपांगिक कंकाल को खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, उरोस्थि में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उपांगिक कंकाल के अंतर्गत हाथों एवं पैरों की अस्थियां तथा मेखलाएं शामिल की जाती है। नाखून, बाल, रोम बाह्य कंकाल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन, सी है कैल्शियम और डी है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? मानव शरीर में 6 तत्वों की सर्वाधिक प्रधानता होती है, जिनमें नाम इस प्रकार है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होगा? 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 4% कितना है नाइट्रोजन, कितना है 3.2% और कैल्शियम है 1.5%, फॉस्फोरस 1.2%। ठीक है, तो ये हमारा शरीर में इन सब तत्वों की उपस्थिति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक कथन असत्य है, उसके बारे में देखते हैं। अस्थियां अस्थि संधियों, ठीक है, अस्थि संधियों अस्थियों के जोड़ने वाले स्थलों पर स्थित होता है। ठीक है, अस्थि संधियां अस्थियों के जोड़ने वाले स्थानों पर स्थित होता है। ऑप्शन बी है, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, पूर्ण, अपूर्ण, अचल संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के घुटने की अस्थि, ठीक है, मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि, ठीक है, अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। मनुष्य की गर्दन में धुरी अथवा खूंटी संधि पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि पूर्ण, ठीक है, मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। तो ये हमारा कौन सा है? गलत उत्तर है। ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब सही हैं, पहला, दूसरा और ये लास्ट वाला सही है, लेकिन ऑप्शन 3 जो है हमारा, मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। शरीर के वे स्थान जहाँ 2 अस्थियां परस्पर जुड़कर शरीर को गतिशीलता प्रदान करती हैं, अस्थि संधि कहलाती हैं। ठीक है, गतिशी गति एवं प्रकृति के आधार पर अस्थि संधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि तथा अचल संधि। मनुष्य के घुटनों में कंदुक खलिका, ठीक है, बॉल सॉकेट नामक पूर्ण संधि पाई जाती है। अपूर्ण संधियां मुख्यतः कपाल की अस्थियों व कशेरुकियों में के मध्य पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है? ऑप्शन ए है वक्षीय पिंजर, ऑप्शन बी है सिर, ऑप्शन सी है मेरुदंड एंड ऑप्शन डी है श्रोणि मेखला। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? श्रोणि मेखला। तो इसका आंसर ए सही होगा, वक्षीय पिंजर। मनुष्य में 12 जोड़ी कुल 24 पसलियां पाई जाती हैं। प्रथम 6 जोड़ी पसलियां वक्ष के सामने और अस्थि से और पीछे मेरुदंड की कशेरुका से जुड़ी होती है। ठीक है, तो 7 जो पसलियां होती हैं, 7 जुड़ी पसलियां होती हैं, वो सामने से और अस्थि से और पीछे मेरुदंड की कोशिका से जुड़ी होती है, परंतु 8वें 9वें 10वें जोड़े की पसलियां और अस्थि से ना जुड़कर, ठीक है, अस्थि से ना जुड़कर अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें फॉल्स रिब्स या गौड़ पसलियां कहा जाता है। 11वें और 12वें जोड़े की पसलियां केवल मेरुदंड से ही जुड़ी होती हैं और इनका अग्र सिरा मुक्त होता है, इसलिए इन्हें तैरती पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल से संबंधित रोग एवं उनके लक्षणों का सही सुमेलन नहीं है। ठीक है, तो इनमें से 4 दिया हुआ, चारों में से कोई एक सही सुमेलित नहीं है, तो उसको दिखाना है। तो पहला गठिया अर्थराइटिस, जोड़ों में सूजन आना, सूखा रोग, कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी से बच्चों में कमजोरी आना, ऑस्टियोपोरोसिस अस्थियों का कमजोर होकर भंगुर हो जाना,
टिटेनी, उपास्थि के फटने के कारण चलने में दर्द होना, ठीक है? तो इसका ऑप्शन कौन-सा गलत होगा? डी वाला, टिटेनी, ठीक है? उपास्थि के फटने के कारण चलने में दर्द होना, ये हमारा आंसर गलत है, बाकी सभी सही हैं। टिटेनी नामक रोग शारीरिक तरल कोशिकाओं के बाहर स्थित तरल, ठीक है? में कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी अथवा पोटेशियम की अधिकता से होता है। इसे पेशियों में अनैच्छिक संकुचन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 20, ठीक है? तो इसका ऑप्शन कौन-सा सही होगा? डी 20, ठीक है? मनुष्य में 20 दांत 2 बार निकलते हैं, ये अस्थायी दांत कहलाते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। उन्हें 4 वर्गों में बाँटा जाता है। कृंतक, इंसाइज़र, प्रत्येक जबड़े में 4 धारदार एवं चपटे दांत होते हैं। गंधक, कैनाइन, प्रत्येक जबड़े में 2 नुकीले दांत होते हैं। अग्रचर्णक, प्रत्येक जबड़े में 2 चौड़े दांत, ठीक है? और चर्णक यानी कि मोलर, प्रत्येक जबड़े में 4 अधिक जोड़े 4 अधिक चौड़े दांत, ठीक है? चर्णकों को बुद्धि दांत भी कहते हैं, ठीक है? जो आखिरी में जो दांत होते हैं हम लोग के मुँह में, उन्हें क्या कहते हैं? बुद्धि दांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए है अपचायक क्रिया, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण क्रिया, ऑप्शन सी है जल अपघटक क्रिया और ऑप्शन डी है अमोनीकरण, ठीक है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण क्रिया। श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जीवधारु द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके पोषक तत्वों का विघटन किया जाता है। यह प्रक्रिया भोजन का ऑक्सीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जल का निर्माण होता है तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचयन होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनॉक्सिक श्वसन तथा ऑक्सिक श्वसन का अंतर नहीं है। इनमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें से हम लोगों को अंतर जो नहीं है उसे निकालना है। तो ऑप्शन ए है अनॉक्सिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है? तो ये तो सही है। नेक्स्ट बी, अनॉक्सिक श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव में, जबकि ऑक्सिक श्वसन कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ये भी सही है, ठीक है? ए भी सही है, बी भी सही है। अनॉक्सिक श्वसन जंतुओं में एवं पादपों में, जब क्या बोला? अनॉक्सिक श्वसन जंतुओं एवं पादपों में, जबकि ऑक्सिक श्वसन ईस्ट एवं परजीवी में होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है? अनॉक्सिक श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु में 4 एटीपी अणुओं का, जबकि ऑक्सिक श्वसन में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है? तो ये भी सही है हमारा। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा गलत ऑप्शन, तो यही हमारा सही होगा, ठीक है? अनॉक्सिक श्वसन ईस्ट, अवायवीय जीवाणुओं आंतों में पाए जाने वाले परजीवियों, जलीय पादपों की जड़ों आदि में होता है, जबकि ऑक्सिक श्वसन जंतु एवं पादपों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? ऑप्शन ए है 30 से 60 बार पर मिनट, ऑप्शन बी है 12 से 15 बार पर मिनट, ठीक है? ऑप्शन सी है 20 से 25 बार पर मिनट और ऑप्शन डी है 70 से 75 बार पर मिनट, ठीक है? यानी 1 मिनट में इतनी बार ये लोग श्वसन दर होती है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, 30 से 60 बार पर मिनट, ठीक है? तो नवजात शिशुओं में श्वसन दर 30 से 60 पर मिनट होती है, जबकि आयु बढ़ने के साथ साथ दर में कमी आती है। एक सामान्य वयस्क, ठीक है? एक सामान्य वयस्क मनुष्य की श्वसन दर 12 से 16 बार प्रति मिनट है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है? तो ऑप्शन ए है एडीपी से एटीपी, एटीपी से एडीपी, ठीक है? एएमपी से एडीपी तथा एडीपी से एएमपी, ठीक है? तो इसका आंसर होगा हमारा एटीपी से एडीपी, ठीक है? एटीपी से एडीपी में अधिकतम ऊर्जा रूपांतरित होती है। श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा संचय होती है, ठीक है? श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप
एटीपी के रूप में ऊर्जा संचयन होती है। जल अपघटन के द्वारा एटीपी के अणु एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट में टूट जाते हैं। ठीक है, जल अपघटन के द्वारा एटीपी अणु एडीपी में तथा अकार्बनिक फॉस्फेट में टूट जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा मानव शरीर की कोशिकीय एवं उपापचयी क्रिया में प्रयोग की जाती है। ठीक है, इस ऊर्जा से क्या होता है? कोशिकीय एवं उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? ठीक है, तो इसमें बोला है ब्रीथिंग में। ठीक है, किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी है जलवाष्प। ठीक है, तो इसमें कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है निःश्वसन। ठीक है, तो इसमें है वातावरण की वायु श्वसन मार्ग से फेफड़ों में पहुंचना। ग्रहण की गई वायु में नाइट्रोजन 79% रहता है, ऑक्सीजन 21% रहता है तथा कार्बन 0.03% रहता है। ठीक, उच्छ्वसन। ठीक है, तो इसमें शरीर में CO2 युक्त वायु का वातावरण मुक्त होना। शरीर से निष्कासित इस वायु में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 17% तथा कार्बन 4% होती है। ठीक है, स्पष्ट है कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए है शरीर की पाचन क्रिया, यकृत की क्षमता, किडनी की कार्यशीलता, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को प्रभावित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के संपर्क में आने पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम कर देता है। परिणामतः शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की कम आपूर्ति होती है और मनुष्य की सांस फूलने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त एवं ऊतक द्रव के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। ऑप्शन ए है गैसीय श्वसन, ऑप्शन बी है अंतः श्वसन, ऑप्शन सी है अनॉक्सी श्वसन और ऑप्शन डी है ऑक्सी श्वसन। तो इसका आंसर बी सही होगा, अंतः श्वसन। ठीक है, रक्त एवं ऊतक द्रव के मध्य गैसीय विनिमय अंतः श्वसन कहलाता है। वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचाई जाती है तथा ऊतकों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक भेजी जाती है। ठीक है, यह गैसीय विनिमय अंतः श्वसन अथवा कोशिकीय श्वसन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी है क्रेब्स चक्र, ऑप्शन सी है निःश्वसन और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन परिवहन। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? सी, निःश्वसन। ठीक है, निःश्वसन प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत शामिल नहीं है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। इन तीनों चरणों में कुल 38 एटीपी अणु ऊर्जा उत्पादन होता है। निःश्वसन की क्रिया बाह्य श्वसन से संबंधित होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निःश्वसन तथा उच्छ्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन। ठीक है, इसमें चारों पॉइंट में से कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में बताना है। तो पहला पॉइंट है निःश्वसन के समय पसलियां ऊपर और अंदर की ओर खिंच जाती हैं। ठीक है, ऊपर और अंदर की ओर खिंच जाती हैं। दूसरा है पसलियां स्थिर रहती हैं। तीसरा उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर खिंच जाती है। ठीक है, और चौथा है पसलियों की स्थिति में परिवर्तन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता एवं घटता है। ठीक है, तो निःश्वसन में क्या था? पसलियां ऊपर और बाहर की ओर खिंच जाती हैं। उच्छ्वसन में
पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर चली जाती हैं और पसलियाँ किसी भी परिवर्तन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता और घटता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही नहीं है कि पसलियाँ इसमें स्थिर रहती हैं। क्वेश्चन में पसलियाँ पसलियाँ क्या होती है, अपना आकार बदलती रहती हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। निःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर खिंच जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। जिसके विपरीत उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती हैं। परिणामतः वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों की वायु शरीर के बाहर निकल जाती है। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चंस। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।